अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मेरे साथ और मैं हूँ इमरान हसन। तब्दीली आ गई आज थोड़ी सी तब्दीली। आज अर्मिला ने फैसला किया कि नहीं मैं वेलकम मैं आज थोड़ा नोजी अपनी शुरू से आप रखूंगी और मैंने अनाउंस करना है, आज शुरू स्टार्ट मैंने करना है। और इसलिए जो लोग पहले मुझे देख के चले जाते थे अब नहीं जाएंगे, वो कहेंगे नहीं आज तो स्पेशली ऐसी बात नहीं। इमरान हसन चले ये इस बारे में हम जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन किसको लेके जाता है, लेकिन उम्मीद करते हैं जी आपकी सुबह का आगाज बहुत अच्छा हुआ हो और अगर नहीं हुआ तो हमारा शो ट्यून कर ले एक्सप्रेसो, क्योंकि हमें पता है कि इस शो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूंकि बहुत सारे लोग वीकेंड का इंतजार कर रहे होते हैं ना, खास तौर पे वो लोग जो कि बैंक्स वगैरह में जॉब करते हैं, उनके सैटरडे संडेज ऑफ होते हैं। नॉर्मली लोगों के नहीं भी होते, हमारा भी ऑफ होता है। हमारा ऑफ होता है, लकीली ऑफ होता है, लेकिन हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोगों का नहीं होता। तो अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ है तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ वेरी गुड डे टू यू और एनर्जी आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ पोल अनाउंस कर बताइए। हाँ, पोल अनाउंस कर देते हैं। क्या कोरोना की वजह से ऑपोजिशन को अपने जल्द से ये जो इज्तिमात है इनको पोस्टपोन कर देना चाहिए या नहीं, इस हवाले से हम अपना पोल रख रहे हैं आज का। आप अपनी राय से आगाह करना है। व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैसे ऑपोजिशन कह रही है कि हम नहीं करेंगे, हुकूमत कह रही है कर। आज से बाकायदा तौर पर एसओपीज इंप्लीमेंट भी हो रही है। 300 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे शादी के इज्तिमात में, खुली जगह पे इज्तिमात होंगे। इस हवाले से डिटेल्स भी बात करेंगे और आज बच्चों का आलमी दिन भी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। सो आगे बढ़ लेते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान का पहला सरकारी दौरा, क़याम-ए-अमन के लिए हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। सिपा सालार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, एंजेला एगलर की खित्ते में तनाज़ात से निमटने के लिए पाकिस्तान की तारीफ। कोरोना के मुहलिक वार, आज से शादी की तकरीबात खुली फिजा में मुनक्किद होंगी, सिर्फ 300 मेहमान बुलाने की इजाजत पर बात करेंगे। खाना खाएं और बर्तन साथ ले जाएं, ये ऑफर कहाँ है? सेगमेंट देसी फूड में बताएंगी फरियाद राना। तूने यूं देखा है जैसे कभी देखा ही न था, मैं तो दिल में तेरे कदमों के निशान तक देखूं। और कलम की नोक से अपने फन की धाक बिठाने वाले मुमताज अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी का 104वां यौम पैदाइश। हेडलाइंस आपने देखी, कुछ सेगमेंट्स हैं जिनका हमें भी बहुत इंतजार रहता है और आज आपको भी देखने को मिलेंगे। और दो बड़ी शख्सियत है, अहमद नदीम कासमी, फैज अहमद फैज। बड़ा दिन है आज, इसके बाद एग्जैक्टली। लेकिन सबसे पहले मौसम की बात कर लेंगे और लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है। तो मैक्सिमम दर्जा हरारत 23 होगा, जबकि मिनिमम जो टेम्परेचर रहने वाला है लाहौर में वो 8 है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए गडानी की, तो गडानी में ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ननकाना साहिब की, जहां पे ज्यादा से ज्यादा 23 और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। डायरेक्ट सिंध से हम पंजाब में आ गए। एग्जैक्टली। और मानसहरा की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16, जबकि कम से कम 3 रहने वाला है। जी, मौसम की सूरत हाल पे हमने बात की। अभी हम जरा कुछ बड़ी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। देखते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बड़ा दौरा है। वजीर आजम पाकिस्तान का पहला अफगानिस्तान का सरकारी दौरा। बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान के दौरा अफगानिस्तान की बात करें तो उन्होंने अफगानिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया है। काबुल में सदारती महल आमद पर वजीर आजम इमरान खान के एजाज में मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और दारुल हुकूमत में आम तातील का ऐलान भी किया गया था। दौरे के दौरान वजीर आजम ने सदर अशरफ गनी समेत आला अफगान क़यादत से मुलाकातें की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इलाकाई ताउन को तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात हुई और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया और अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन के मुश्तरका मकसद के लिए अपनी हिमायत जारी रखने का ऐलान किया गया। इस वक्त जब अमरीका में इंतखाबात हो चुके, नए सदर का नाम सामने आ चुका है और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको लेकर पाकिस्तान अहम स्टेप्स ले रहा है। ये बहुत ही अहम मोड़ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को लेकर। इसी हवाले से हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं एजाज अवान साहब क्या राय रखते हैं इस दौरे को लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वजीर आजम का दौरा अफगानिस्तान, इस इलाके की जो हालिया सूरत हाल है इसमें कितनी अहमियत का हामिल आप समझते हैं?
देखिए, यकीनन प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। जी। उसकी वजह यह है कि इस रीजन में अब बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और पर्टिकुलरली जो अमेरिका ने वहां से इनखला का हतमी फैसला कर लिया है और अब वो अपने मजीद 2500 ट्रुप को यहाँ से निकाल रहे हैं, जो पीछे मुश्किल से 2000 रह जाएंगे और वो भी ज्यादा उनका अपना जो इक्विपमेंट और मिलिट्री हार्डवेयर पड़ा है उसकी निगरानी के और टेक्निकल अमला है, तो अब वो मिलिटरली उनकी प्रेजेंस वहां पे खत्म हो रही है। तो जब ऐसा होने को जा रहा है तो वहां की जो हुकूमत है इस वक्त उनको ये यकीन दहानी कराना कि हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और अमन के ख्वाह हैं और दोनों ममालिक का मफाद अमन के क़याम में है, तो इस तरह की यकीन दहानी के लिए ये बड़ा दुरुस्त मौका है कि उस वक्त वो गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अशरफ गनी गवर्नमेंट को अपने एतमाद में लिया है और इसलिए भी कि ये उनका पहला विजिट है जो उन्होंने किया है। अच्छा साहब, क्या वजीर आजम के इस दौरे से ये मुराद ली जा सकती है कि अफगानिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी है उसमें भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मस्बत मोड़ देने का फैसला किया है? जी यकीनन इसमें कोई उनके पास दो ऑप्शंस है नहीं। उनके जो कल्चरल लिंकेज है, मजहबी लिंकेज है, लैंग्वेज का लिंकेज है और जोग्राफियाई लिंकेज जो है, उनका बॉर्डर हमारे साथ मिलता है, वो लैंडलॉक्ड स्टेट है और उनके तमाम तर तजारत का रास्ता या ईरान है या पाकिस्तान है या सेंट्रल एशिया। हिंदुस्तान के साथ तो उनके तजारत के रास्ते बड़े महदूद है, तो पाकिस्तान के साथ उनका जो तारीखी लगाव है जिसका आज प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया, उस वजह से उनकी अहमियत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की अहमियत हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है। जब यूएसएसआर आया तो उनकी डिफीट की वजह भी पाकिस्तान बना और आज जब अमेरिका 19 बरस का सर पटकने के बाद वापस जा रहा है तो उस वक्त भी पाकिस्तान की इमदाद को ही कलीदी इमदाद समझा गया और यही वो तारीखी और जोग्राफियाई लिंकेज हैं जिनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जाता। अहमियत है यकीनी तौर पे पाकिस्तान की और काफ़ी हद तक अब दुनिया इस बात को समझ भी चुकी है। अफगानिस्तान के अंदर न सिर्फ जो मौजूदा हुकूमत है जनरल साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर तालिबान भी हैं। हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए, 2 माह हो चुके हैं। मुज़ाकरात तो दूर की बात, अभी तक एजेंडा भी तय नहीं हो पाया सारी सूरत हाल में। तो क़याम अमन के लिए आपको हुकूमत वहाँ पर मौजूद जो है और तालिबान, ये कितने संजीदा लगते हैं? दोनों अहम स्टेक होल्डर्स हैं, इस हवाले से जरा इशारे ख्याल कीजिए। देखिए, ये जो अफगान अमन है या इंटर अफगान डायलॉग है या तालिबान की हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई जादू की छड़ी से ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है। वो बहुत सारा ग्राउंड तय कर चुके हैं और अब चूंकि वहां सबसे ज्यादा मजबूत जो डिमांड है या ख्वाहिश है तमाम एलिमेंट की, हुकूमत, तालिबान और अवाम की, वो अमन की है। लोगों ने 40 बरस जंग देखी है और अब सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए। तो ये जो डिजायर है पीस के, ये प्रिवेल करेगी और उनके जो बाहमी डिफरेंसेस हैं ये इंशाल्लाह वो ओवरकम कर सकेंगे। अगरचे वहां से एथनिक ग्रुप्स इतने स्ट्रांग हैं कि खदशा है कि कहीं हालात फिर खराब ना हो जाएं, लेकिन तालिबान का ये एग्री करना कि अमन होना चाहिए और अफगान गवर्नमेंट का ये कहना कि उन्हें इक़्तिदार में शरीक करना है, ये दोनों इतने बड़े उसूली फैसले हैं जो अमन की तरफ बिल आखिर उन्हें ले जाए। जरूरी है, दोनों जरूरी है। ठीक है मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। मे यू हैव अ गुड डे। आपको हम एक अच्छा दिन विश करते हुए आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस दौरे की अहम बात यह भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर यह इंदिया दिया है कि पाकिस्तान रेल रोड नेटवर्क हो या कुछ मुआशी मनसूबे हों, उसमें भी मजीद तेजी लाई जाएगी। तो अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन में कन्वर्ट होता है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, तो इससे मजीद ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जाएंगे। इस मौके पर ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे टैलेंट से करवाने वाले हैं जिन्होंने मई 2018 में नेपाल में होने वाली दूसरी साउथ एशियन योगा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इस चैंपियनशिप में कौमी खिलाड़ी मोहम्मद इरफान और रोज मारिया गिल ने दुनिया के सामने दीगर ममालिक पर सबकत हासिल की और पाकिस्तान का परचम जो है नेपाल में सरबुलंद किया। ये छोटी सी बच्ची, उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, इस चैंपियनशिप की कुछ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। हमने सोचा हम मारिया से बात करते हैं कि कैसे कर लिया इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में। मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, कमाल कर दिया आपने। हमें अपने मेडल्स के बारे में बताओ, आप कौन सी कामयाबियां जो आपने समेटी हैं और क्या कहना चाहोगी अपनी सारी सक्सेस जर्नी को लेकर अब तक की?
मैंने पहला गोल्ड मेडल मलेशिया में जीता जो 24 दिसंबर 2016 में हुआ। योगा तो पहले लोग मानते थे कि वो बहुत फिटनेस के लिए इस्तेमाल होता है और अभी भी वो फिटनेस के लिए इस्तेमाल होता है, बट 2016 से उसको स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। मेरी कैटेगरी मैंने अंडर 14 इस्तेमाल की और उसके अंदर 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो कंट्रीज वहाँ पे 6 आई थी, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और आयरलैंड। वहाँ पे ऑल टुगेदर इन कंट्रीज को मिला के 200 लोग थे। फिर मैंने दूसरा गोल्ड मेडल नेपाल में जीता जो 6 मई 2017 में हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, जैसे 400 से ज़्यादा लोग आए थे और मेरी कैटेगरी में वहाँ पे 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया के बहुत सारे लोग आए थे क्योंकि वो हमारी नेबर कंट्री और वो नेपाल तक वहाँ से इंडिया से सबसे ज्यादा। मारिया, आज बच्चों का आलमी दिन है और योगा की बात की जाए तो वैसे ही आपकी बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कौमी जो कह लें एक नेशनल चैंपियन भी हो, तो इस योगा के हवाले से हमारे देखने वालों को क्या बताओगे? मैं बच्चों को इस आलमी दिन पर यह पैगाम देना चाहती हूँ कि योगा उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। योगा करने से वो सेहतमंद रहते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। ये बच्चों नहीं, हम जैसे बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, हम आपसे सीख रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए वैसे तो खेलों की सहूलतें वैसे बहुत ही कम है, हुकूमत की तवज्जो भी हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती इस मामले में। ऐसे में आज के दिन के हवाले से आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगी? वी डोंट हैव प्ले ग्राउंड्स, हुकूमती सतह पर योगा की सरपरस्ती कैसे कर सकती है हुकूमत? मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो योगा को ज़्यादा प्रमोट करें और उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें, नए क्लब्स बनाएं ताकि बच्चे जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करें और बाहर चैंपियनशिप में खेलने जाएं। और जबरदस्त। मारिया, बच्चों के आलमी दिन पर एक्सप्रेसो में जो लोग आपको देख रहे हैं, वालिदैन, बच्चे, क्या मैसेज देंगे उनको? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जैसे मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मा है, तो अगर मैं बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हूँ तो इट विल बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। और जैसे अगर मैं अभी योगा आसन करती हूँ और वो बच्चे मुझे देखकर जज्बात पैदा करते हैं उसके अंदर, तो वो भी मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। ओके, और अब इनसे हम थोड़ी एक्सरसाइज भी करवा लें जी, थोड़ी एक्सरसाइज भी करवा लें, हमने ब्रेक भी लेनी है और इनसे हम इनकी जो एक्सरसाइज हम करवाएंगे वो आपको दिखाएंगे भी हम कि किस तरीके से ये कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्सरसाइज करती है। मीनवाइल हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम आएंगे और गोलों में रंग भरेंगे, बादे नौबहार चलेगी, फैज़ अहमद फैज़ की बात होगी। ब्रेक के बाद आते हैं। आधे नौ बाहर चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आज शायर फैज़ अहमद फैज़ की 36वीं बरसी। बिल्कुल, और इसी हवाले से बजाय इसके कि हम मजीद बात करें, आप जानते हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में इतना हमने लिखा और पढ़ा हुआ सुना है यकीनी तौर पर। इस वक्त वक़ार अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने फैज़ के हवाले से बहुत बड़ी 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ भी की हैं, एक एक्सप्रेस के लिए इनफेक्ट डॉक्यूमेंट्री भी की है और बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है इनकी फैज़ को लेकर। बड़ा दिन है आज, फैज़ अहमद फैज़ का दिन है और आपके दिल के बड़े करीब भी है। बहुत ज़्यादा, क्या कहेंगे? कोई शक नहीं, और मेरा ख्याल है कि हम इसको, मैं और आप पिछले एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक दिन आना है जिसमें हमने फैज़ साहब पे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि फैज़ साहब जो हैं उनका शुमार उन लोगों में होते हैं जिन, देखिए ना, वो जो दुनिया जो आर्ट से मोहब्बत करती है, फ़न से मोहब्बत करती है, इल्म से और अकल से मोहब्बत करती है, तो उनको पाकिस्तान का तारुफ हम बड़े फ़ख्र से करवा सकते हैं कि हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से फैज़ का ताल्लुक़ है या नुसरत फ़तेह अली खान का ताल्लुक़ है। ये उस तरह के बड़े लोग हैं। तो फैज़ साहब के वाले से जो मेरी डॉक्यूमेंट्री थी एक्सप्रेस में, 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। एक और चैनल के लिए वो रवायत परस्त बागी थी, ठीक है, रवायत परस्त बिकॉज वो एक ट्रेडिशनलिस्ट भी थे। आपको पता है कि वो बुल्ले शाह, शाह हुसैन और उनकी रवायात के कमीन और उनको कैरी करते थे, और फरसूदा रवायात के बागी भी थे, ठीक है। और दूसरी जो थी वो थी जुनू में जितनी भी गुजरी, और वो जुनू में जितनी भी गुजरी बाकार गुजरी है, वगर न दिल पे खराबी हजार गुजरी है। तो वो जो थी जुनू में जितनी भी गुजरी वो 1 घंटे की है। और आज हमारे एक्सप्रेसो का जो पेज है फेसबुक का, उस पर आज दोबारा से हम अपलोड भी करेंगे उसको, तो ताकि वो आप लोग देख सकते हैं उसको जाके। अच्छा, फैज़ को सिर्फ हम बतौर शायर जानते हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ बतौर शायर जानती है, और वो भी उन चंद गज़लों की वजह से शायद बहुत कम लोग जानते हैं जो गाई गई हैं। बतौर इंसान, एज अ ह्यूमनिस्ट, एक इंसानियत के लिए काम करने वाले फैज़ कैसे थे? कोई शक नहीं कि उनकी शायरी में तरन्नुम, मौसीकियत, जो ख़ास वो जो चीज़ें होती हैं उसमें वो बहुत औज पे हैं। लेकिन मुझे जिस चीज़ ने सहर ज़दा किया हमेशा, वो फैज़ साहब की शख्सियत है। मसलन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि फैज़ साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी इंसान की ग़ीबत की हो, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि फैज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी गुस्सा किया हो, माँ सिवाय सिर्फ एक वक्त जब किसी ने ये कहा कि फैज़ साहब आपका कोई बेटा नहीं है या औलाद नरीना नहीं है, तो कभी आपको इस तरह का कोई रंज हुआ, तो उस पर उनको थोड़ा सा गुस्सा उस हवाले से उन्होंने किया। सलीमा और मुनिज़ा हाशमी के वो बाप थे।
और एक और चीज़ जो बड़ी उनकी एस्पेक्ट है वो है बच्चों से। उनकी पूरी ज़िंदगी जो ज़्यादा उनका क्लोज रिलेशनशिप था ये वो बच्चों के साथ था। मतलब अशफाक साहब ने अगर घर पे इनवाइट करना है फैज साहब को, तो फैज साहब तो एक मतलब सुस्त आदमी थे, तो वो ये शायर आदमी थे, तो वो सिर्फ एक ही बात करते थे कि फैज साहब असल में आपको बच्चे याद कर रहे हैं, तो फैज साहब आ जाते थे। अच्छा, दूसरा ये कि वो उन्होंने हमेशा बच्चों के साथ मंडली जमाई। और तीसरा ये कि उनकी जो बेटी है उन्होंने हमें बताया उसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि वो जब कि वॉशरूम में गई तो वहाँ कोई काकरोच उनको नजर आया, तो वो चीखती हुई बाहर आई और उन्होंने कहा पापा, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने कहा नहीं अंदर काकरोच है। तो अंदर गए, उन्होंने कुंडी लगाई और ठा ठा किया, जिससे ऐसे लगा जैसे वो काकरोच मार दिया। अच्छा, तो चप्पल उधर ही छोड़ा है। अच्छा। जब सलीमा वापस गई तो वो एक बच्चा होता है उसका तजस्सुस होता है, तो उसने चप्पल उठा के देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक्चुअली फैज साहब गए, उन्होंने उसको शू शू करके भगा दिया। एक ऐसा शायर जो एक काकरोच नहीं मार सकता, उसको हमने कहाँ कहाँ जेलों में और कहाँ कहाँ रखा पिंडी साजिश के बाद। एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब ये बैरूत में थे 20 सेकंड्स में जी, तो जब ये वापस आ रहे थे तो इनको 1958 में कहा गया कि आप सर वापस न जाएं, आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी की सालगिरह सलीमा की, मुझे लाज़मी जाना है। इस कदर नर्म दिल आदमी, ये बड़ा मौजू है। वी आर सो सॉरी कि इस वक्त की कमी की वजह ज्यादा बात नहीं कर पा रहे। हमने एक ब्रेक लेनी है। फैज को पढ़िए, फैज को समझिए पढ़ने से ज्यादा। और हमारी डॉक्यूमेंट्री जो अपलोड होगी एक्सप्रेसो के पेज पे, वो आपने देखना नहीं भूलें। मिलते एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा घर। माया नाज शायर और अदीब फैज अहमद फैज को कौन नहीं जानता। आज उनकी बरसी की मुनासबत से हम लोग फैज घर में मौजूद हैं, जहां उनकी बहुत सारी याददाश्तें मौजूद हैं, और इस फैज घर की हमें सैर कराएंगे उनके नवासे अदील हाशमी। तो आइए चल के देखते हैं। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बगैर मास्क के बहुत बुरी बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि फैज साहब के फैज से हमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप फैज अहमद फैज के नवासे हैं, मुझे ये बताएं कि बचपन में क्या मेमोरीज हैं उनके साथ, कैसा वक्त गुजरा? 2-3 बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। एक तो ये कि किसी वजह से हमें बचपन से ये पता था कि वो स्टार है। हालांकि उस जमाने में स्टारडम बहुत फर्क हुआ करता था, सिर्फ एक्टर्स हुआ करते थे स्टार्स। हाँ जी। लेकिन हम जहां भी जाते थे तो ये था कि ये फैज साहब की फैमिली है। अच्छा, हमने ना कभी कोई किताब पढ़ी, ना कोई शायरी का कुछ पता था, लेकिन बस ये मालूम था कि वो एक स्टार है। एक तो ये खूबी, दूसरी खूबी ये कि वो कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो हमें बड़े होकर पता लगा कि उनके इतने मसले मसाइल हुआ करते थे हुकूमत के साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो साल में बमुश्किल 1 या 2 दिन पाकिस्तान आया करते थे। और हमारे लिए वो खुशी इसलिए हुआ करती थी कि शहर के सारे नामवर लोग, कोई स्टार है, कोई एक्टर है, सियासतदान छुप छुप के आते थे मिलने। हर कोई हमारे घर में एक तांता बन जाया करता था। तो ऑटोग्राफ्स भी लोग, ऑटोग्राफ्स, तस्वीरें, उस वक्त तो खैर कैमरे बहुत कम थे, लेकिन जो मुझे जिस बात की खुशी है, जो मैं अब आके पछताता हूँ, मुझे सिर्फ ये एक उसमें शौक था कि जब फैज साहब आया करते थे ना, तो हमें खाना बाहर से ऑर्डर करने का हमें मौका मिलता था। तो मुझे था कि खाना बाहर से आएगा भाई, तो इसलिए फैज साहब खाना मजे का खाएंगे। कोई ऐसी उनकी किताब जो आपकी बड़ी फेवरेट है? 1977 में फैज साहब ने अल्लामा इकबाल की कुछ पर्शियन शायरी थी, जो अल्लामा इकबाल की, फैज साहब ने उसका तर्जुमा उर्दू में किया। तो दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बहुत बड़े शायर की शायरी का तर्जुमा एक और बड़े शायर ने किया हो। तो वो जो किताब थी वो है पयाम मशरिक। फैज साहब की पसंदीदा किताब तो शायद नहीं मैं, लेकिन मेरे लिए एक बहुत वो एक सीखने का मौका। अच्छा, अदील हाशमी साहब, यहाँ पे हमें बहुत सारी तस्वीर नजर आ रही हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हुआ ये था कि हमारे पास ये तस्वीर थी हमारे घर पे, तो फिर सोचा कि भी पब्लिक के पास ये चीजें होनी चाहिए। ये हमारी फैमिली है, ये मैं हूँ। हाउ क्यूट, बचपन से ही मतलब वो एक नॉटी। और जितने भी फैज साहब के नवासियां हैं, मैं सबसे शरारती वैसे मैं ही हूँ। अच्छा। बाकी जो हैं वो कुछ पढ़े लिखे, मैं कुछ पढ़ लिख नहीं सका। फैज साहब ने जेल में काफी साल गुजारे। जी बिल्कुल। एक जमाने में शरीफ लोग जेल जाया करते थे, अब तो कोई भी जा सकता है। कोई भी जा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जेल जाने से जरा सी पहले ये मेरी अम्मा है और ये मेरी खाला है, और फिर एक बहुत जबरदस्त एक पंजाबी के शायर उस्ताद दामन, ये उस्ताद दामन साहब हैं। और उस्ताद दामन का एक शेर में सुनाऊं आपको। क्या कयामत शेर है? इरशाद। लाली अखां दी पई दसदी है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हां। तो फैज साहब उस्ताद दामन की बहुत दोस्ती थी, और फिर फैज साहब को वो लीडरी का भी कुछ शौक था।
तो वो मजदूरों की यूनियन के साथ भी मुंसलिक रहे। जबरदस्त। अदील, मुझे ये बताएं कि कभी आपने कुछ लिखा, कभी सोचा कि कोई पोइट्री लिखूं, कोई किताब लिखूं? मैंने अपनी जिंदगी में एक नज्म लिखी है और हरगिज नहीं सुनाऊंगा। बिल्कुल मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता कि फैज घर में मैं वो उसको तो तुकबंदी भी नहीं कहते। चले आप 2 अशार ही उसके सुना दें। तुम्हें क्या कहूं कि तुम्हारा वजूद, मेरे क्या कहूं कि तुम्हारा वजूद, मेरे दुख मेरे दर्द के बावजूद मुझे मुकम्मल करे, मुझे शाद करे, वाह, हंसाए लुभाए फिर बर्बाद करे। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत आपने लिखा है, जबरदस्त। अच्छा, ये बड़ी एक शानदार तस्वीर है ये मुझे, क्योंकि मुझे ये दिन भी याद है। और ये फैज साहब की बर्थडे थी जो फरवरी में होती है, और ये उनकी आखिरी बर्थडे थी। इसी साल कुछ महीने बाद उनका इंतकाल हुआ, उसी नवंबर में। हमारे घर था ये, वहाँ एक जश्न हो रहा था जी। तो किसी ने छुपा के फैज साहब को एक गिफ्ट दिया। तो एलिस कमरे में नहीं थी क्योंकि एलिस का बहुत रोब दबदबा था। तो फैज साहब ने वो ऐसे खोल के देखा गिफ्ट, और बहुत जोर से वो हंसे। थोड़ी देर में एलिस आ गई। एलिस ने कहा ये क्या हो रहा है? तो एलिस ने वो गिफ्ट देखा तो फिर वो खिलखिला के हंसी। और ये उस लम्हे की ये वो तस्वीर है। वो एक छोटा सा एक प्लेकार्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ वुमन टेलिंग हिम ही इज रॉन्ग। तो इसलिए वो बहुत जोर से वो खुद भी हंस रही थी वो। This is when he got the Lenin Peace Prize in 1962. फिर फैज साहब ने कहा भी कोई ऐसा इनाम जो अमन का इनाम हो तो वो तो जरूर वो तो रिसीव करना चाहिए। तो ये अच्छा अदील, यहाँ फैज साहब का मुझे एक सूट भी नजर आ रहा है। सूट भी है और फैज साहब की टोपी और ऐनक भी है। और मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि भाई दिल चाह रहा है कोई ऐनक महंगी सी हो या कपड़े महंगे से हो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि कपड़े महंगे हो, ऐनक महंगी हो, कलम महंगा हो, कागज महंगा, उससे कुछ नहीं होता, काम आना चाहिए, काम आना चाहिए। तो वो ये उनका एक मेडल है, ये उनके हाथ से लिखी हुई चीजें हैं। सिगरेट बहुत पीते थे, सिगरेट केस है और मफलर और ऐनक विंटेज है। नहीं कभी वैसे आपने पहनी इनकी ऐनक? नहीं, जरूरत कभी टोपी पहनने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं की। अच्छा, ये एक फैज साहब की जवानी की तस्वीर है। अच्छा। और ये जेल से पहले की मेरी अम्मा उनकी गोद में है। और शायद ही कोई तस्वीर आपको ऐसी दिखे फैज साहब की जिसमें उनके हाथ में सिगरेट ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी कैंडिड और खूबसूरत तस्वीरें बनाई किसने? ये एक तो कलेक्शन थी पुरानी हमारे पास। मेरी तो आपकी अम्मा के पास थी? मेरी खाला के पास थी। अच्छा। मेरी खाला खुद भी फोटोग्राफर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। कम तस्वीरें हमारे पास ऐसी हैं फैज साहब की जो कलर्ड हैं। ये बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की तस्वीरें हैं, मुशायरे की तस्वीरें। बिल्कुल, मेरे सुनने में ये भी आया कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, म्यूजिक क्लासेस होती हैं। वो हमारा पूरा एक कैलेंडर है। अच्छा। हाँ, उसमें आपको एक्टिविटीज देखें कौन कौन सी किस्म की होती हैं, बच्चों की होती हैं, अदबी महफिलें होती हैं। आजकल तो जरा कम है कोविड की वजह से, लेकिन राइटिंग वर्कशॉप्स होती हैं, स्पीकिंग वर्कशॉप्स होती हैं, ओपन माइक्स होते हैं, सिंगिंग होती है, योगा होता है। तो एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है चीज़ों का। कोई ये ज़बरदस्त एक शायर थे, फैज साहब से बहुत दोस्ती थी, मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब। और एक शेर फैज साहब का मुस्तफ़ा ज़ैदी का बिल्कुल ऐसे है कि लगता है कि वो एक ही शेर है, एक ही शायर का। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी का शेर है, शायद तुम्हें नसीब हो ऐ कुश्तगान शब, रूए उफुक पे सुबह के आसार देखना। और फैज साहब का शेर है, कुए जफा में कहते खरीदार देखना, हम आ गए तो गर्मी बाजार देखना। वाह 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 वाह, जबरदस्त। तो लगता है वो एक ही गजल का शेर, एक ही गजल का शेर है। ये कुछ और फैमिली की फोटोग्राफ्स हैं। ये अब तक 61 की बात है। ये मेरी अम्मा है जी, और ये मेरी खाला है। अब फैज साहब जेल वेल काट के आ चुके थे जी, और अब बस बाहर जाने की तैयारी थी। और ये जरा सी 1978 की तस्वीर है। ये इससे 1 साल पहले, इस तस्वीर से 1 साल पहले उन्होंने अपनी वो लाजवाल नज़म लिखी थी, हम देखेंगे, वो 1977 की है। ये हमारे पास बहुत सारे दस्तावेजात थे फैज साहब के। कुछ उन्होंने पोस्ट कार्ड्स लिखे हुए थे, उनकी कुछ डिग्रीज थी। अच्छा। एक दफा ना हमने जब फैज का नया खोला तो एक डिग्री वहाँ यहाँ फैज साहब की रखी है मैट्रिक की। तो किसी साथी ने पूछा, हमारे साथी ने, कि ये मैट्रिक की डिग्री क्यों रखी हुई है? हाँ जी। मेरी खाला ने कहा ताकि आप जैसों के सामने सनद रहे कि फैज साहब मैट्रिक पास थे। कल को आप ये ना कहिए फैज साहब ने तो कुछ किया ही नहीं था वो। तो उन्होंने वो चूंकि ट्रैवल बहुत करते थे और उस जमाने में जो कॉन्सेप्ट था वो पोस्ट कार्ड्स लिखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्होंने फैमिली को पोस्ट कार्ड्स बहुत लिखे, तो वो हमारे पास मौजूद थे। निकाहनामा भी यहाँ मौजूद है। अच्छा। क्योंकि इस मुल्क में कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। फैज साहब का जो निकाहनामा है उसकी जो इबारतें सारी हैं वो अल्लामा साहब ने लिखी हुई है।
और वो बड़ा एक जिसे कहते हैं एक प्रोग्रेसिव निकाह नामा है। तो अल्लामा इकबाल ने उसमें ऐसी सी बातें लिखी हैं जो हम आमतौर से सोचते नहीं है ना डिस्कस करते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे वो हॉल है जहाँ पे हम बहुत सारे दोस्त यार साथी जिसका जो जी चाहे वो आगे कुछ ना कुछ, यहाँ पे हम कोई अदबी महफिलें करते हैं, कोई शायरी की महफिलें होती हैं, ओपन माइक होता है और ये सब के लिए फ्री है। बच्चों की यहाँ बहुत सारी हम एक चीज करते हैं, उसे कहते हैं बच्चों की बैठक। अच्छा, तो बच्चों की कहानियां होती हैं यहाँ पे तरह तरह की, स्टेज पे परफॉर्मेंस होती बनाया हैं हुआ है प्रॉपर, बिल्कुल। सो दिस इज ऑल फ्री। और इस हॉल का नाम है पतरस बुखारी हॉल, क्योंकि पतरस बुखारी फैज साहब की तो उस्ताद थे और फैज साहब उनकी पूरी जिंदगी इस कदर इज्जत करते थे और बुखारी साहब खुद भी इस कदर काबिल आदमी थे। बुखारी साहब की जो कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशंस में, उसका इल्म ही नहीं है हमें किसी को। बुखारी साहब वाज अ फैंटास्टिक टीचर। अच्छा, वहां पे मुझे अदील पियानो भी नजर आ रहा है। ये म्यूजिक क्लास हमारी पियानो की भी होती है। हाँ जी, प्लीज, थैंक यू। तो ये एक हमारी बहुत ही एक आजिज़ाना सी एक हमारी एक काविश है ताकि लोग जो हैं वो इकट्ठे हों। और यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक मुझे सूट नजर आ रहा है। He almost always wore a suit and a tie. I don't know why. वो आप कोई तस्वीर देखें, शायद कभी उन्होंने पहना हो शलवार कमीज, but he was a very stylish man that Very way. stylish. And he was always very, अम्मा ने एक आर्टिकल लिखा उनके ऊपर जो कहने लगी कि मुझे कभी याद नहीं है कि मैं बचपन में भी कि वो कमरे से बाहर निकले हों और नहा धो के शेव करके खुशबू ना आ रही हो। So he was a very stylish man that way. आपके पास अपने नाना की दी हुई कोई चीज मौजूद हो, कोई ऐसा गिफ्ट आपके पास हो जो आपने अभी तक संभाल के रखा हो? मेरे पास काफ़ी कुछ है। एक तो वो जो उन्होंने मुझे जब ट्रैवल करते थे तो मेरे नाम जो पोस्ट कार्ड्स भेजते थे वो मेरे पास मौजूद हैं। और मेरे पास एक ऐसी किताब मौजूद है जो उनके पास जेल में थी, जिसको पढ़ के उस नुस्खे को पढ़ के उन्होंने एक नज़म लिखी थी इंस्पायर होकर उस किताब से। अच्छा। तो उस किताब पे उनके साइन और उनकी डेट है कि मैंने आज ये किताब पढ़ी 1951। तो वो जो किताब है वो मेरे पास है। क्या फैज साहब को गुनगुनाने का भी शौक था? क्योंकि इतना खूबसूरत लिखा उन्होंने, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। अच्छा, मैं आपको ये जो नज़म है मुझसे पहली सी मोहब्बत, इसकी बात सुनाता हूँ तो गुनगुनाने का आप खुद ही फैसला करेंगे। वो ये है कि ये जब उन्होंने लिखी तो मैडम नूरजहां ने जब सुनी तो मैडम नूरजहां ने खुद कंपोज की और गाई। तो वो इस कदर खूबसूरत उन्होंने गाई कि फैज साहब ने कहा कि आज के बाद मैं कभी ये नज़म नहीं पढ़ूंगा किसी मुशायरे में, ये तुम्हारी हुई। और उसके बाद फैज साहब ने कभी नहीं पढ़ी वो नज़म, कहा भाई वो तो मैडम की हो चुकी है, जो वो गा गई है ना वो कोई और नहीं गा सकता। ये हमारी एक आजिज़ाना सी एक लाइब्रेरी है। ये कुछ फैज साहब के मेडल्स हैं जो हमने यहाँ रखे हुए संभाल के, बहुत सारे तमगे मिले ओवर द इयर्स। बहुत सारी किताबें जो हैं वो फैज साहब की हैं जी। और कुछ किताबें ऐसी हैं जो दोस्तों ने बाद में हमें कहा भाई अब हमारे पास जगह नहीं है तो तुम लोग रख लो। लेकिन जो एक लाइब्रेरी में किताबें होने का जो एक सुकून होता है ना, खामोशी में किताबों के अंदर बैठ के, जो किताब पढ़ने का मजा है ना इधर लाइब्रेरी में बैठ के, वो उसका तो जवाब ही नहीं। मुझे जब कोई काम करना हो तो मैं यहाँ बैठ के अपना काम करता हूँ। अच्छा, तो किताबें भी साथ साथ पढ़ते हैं? तो जी बहुत चाहता है पढ़ने का। किसी भी दिन मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा दिमाग बहुत घूम गया ना तो मैंने अपने आप को यहाँ लॉक कर लेना कुछ सालों के लिए और किताबें पढ़ना शुरू कर देनी है, पढ़ मारनी सारी किताब। जबरदस्त। अच्छा दीन, यहाँ पे एक पेंटिंग मुझे नजर आ रही है बहुत खूबसूरत सी। ये वाली एक्चुअल पेंटिंग नहीं है, ये उसका प्रिंट है। अच्छा। और ये सईद अख्तर साहब ने हमें गिफ्ट की थी जो एक्चुअल पेंटिंग है। और इसकी दो अच्छी बातें, एक अच्छी बात ये है कि जब फैज साहब 2011 में जो सेंटेनियल था फैज साहब का, उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्टैम्प इशू किया था फैज साहब के नाम पे, तो उस पे ये इमेज उन्होंने चूज किया था। और दूसरी अच्छी बात ये है कि ये जो ओरिजिनल पेंटिंग है जो बिल्कुल समझें कि जबरदस्त है, ये मेरे घर मिलेगी। अरे उसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। आ रहे हैं बस, ठीक है। तो ये है हमारा छोटा सा एक फैज घर, हमारी छोटी सी काविश एक ऐसे शख्स के लिए और ऐसे शायर के लिए जो का रुतबा मकाम तो बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच अदील हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें ये फैज घर दिखाया और हमें फैज घर के बारे में बहुत कुछ बताया। थैंक यू। आपके आने का शुक्रिया और हमसे मिलने का शुक्रिया और इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने का शुक्रिया और जो देखने वाले हैं आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला,
हम बात कर रहे हैं शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हफ्ता शान रहमतुल आलमीन पंजाब भर में मनाया जा रहा है। जो पंजाब की हुकूमत है उसने इस अक़ीदत व एहतराम का इजहार इसलिए किया कि जो मौजूदा हालात के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जिसारत की गई फ़्रांस की जानिब से, उनके उस जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए जो अवाम में मौजूद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, उनकी उसवा हसना और सीरतुन नबी को उजागर करने के लिए ये एक एफ़र्ट की गई है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महफ़िल, मीलाद की महफ़िलें, क्विज़ प्रोग्राम्स, तकारीरी मुकाबले पंजाब भर में मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं और इसी को मौज़ूए बहस रखा जा रहा है। बिल्कुल, और इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़वान साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने सुबह सुबह हमें ज्वाइन किया। और पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो पंजाब हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है एक सूबे भर में हफ्ता जो है शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का। एक बहुत एक सेंसिटिव मामला था और इस पर आप लोगों ने इकदाम उठाया। किस तरह से ख्याल आया आप लोगों को और किस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं पंजाब भर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना के तर्ज पे हुकूमत कायम करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं और पाकिस्तान के हर अदारे को वो रियासत मदीना की तर्ज पे फ़ाल और बाअमल देखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म की हदायत की रोशनी में इस हफ़्ते को उन्होंने हफ़्ता शान मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का जो फ़ैसला किया, वो 16 से 22 नवंबर ये हफ़्ता आशिकाने रसूल के लिए खुशियों से बड़ा, जज्बात से लबरेज़, रुस्वा-ए हुस्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत तैयबा, अक़वाल ज़री और ज़ात अक़दस के साथ जुड़े जितने भी अक़ीदत के फूल निछावर किए जा सकते हैं, वो नातिया मुशायरों की शक्ल में हों, वो महफ़िल मिलाद की शक्ल में हों, वो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हों, क्विज़ मुकाबले या तकरीरी मुकाबले हों। ये वो सारी एफ़र्ट्स हैं और प्रोग्राम्स हैं जो मुसलसल तहसील की सतह पे, ज़िले की सतह पे, फिर डिविजनल सतह पे और फिर अल्टीमेटली सूबाई हुकूमत के ज़ेरे तमाम लाहौर के अंदर तमाम मिनिस्ट्रीज़ मिल के ये हफ़्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मना रही हैं। इसका मकसद दुनिया को पैगाम देना है। एक तो यकजहती का पैगाम, दूसरा मुसलमानों की जो दिल आज़ारी हुई है फ़्रांस में बनने वाले हाकों की वजह से, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को नुकसान पहुंचा है और अरबों मुसलमानों के दिलों को जो दुखी किया गया है, उनकी दिल आज़ारी की गई है। यकजहती से ऐसे काविशों को कंडेम करना और इस अमल को रोकने के लिए मुस्तकबिल में तदारक के लिए एक यकजा लाहे अमल वाज़ा करना, ये एक अहम मकसद है इस हफ्ते को मनाने का। बिल्कुल, इस पैगाम को मेरे ख्याल में दुनिया भर में पहुंचाने के लिए सबसे बेहतरीन तो यही हो सकता है कि अपनी ज़ात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक ढालने की कोशिश की जाए। फ्रांस को ख़ास तौर पर इस बड़े जेस्चर से, पाकिस्तान के बड़े सूबे से क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? जो तासुर हम देख रहे हैं दुनिया भर में, एक एतराज़ तो है इस सारे मामले पर, क्या मैसेज है इसके पीछे जो पंजाब गवर्नमेंट देना चाह रही है? देखिए, फ्रांस जो है अपने आप को सोशल वेलफेयर स्टेट डिक्लेयर करता है और सोशल वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, पहले जामिया एक निज़ाम में हुकूमत का तसव्वुर और उसके रहनुमा असूल जो वाज़ा किए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उन्होंने ही एक इंसान के दूसरे इंसान पे जो हकूक़ हैं उनका एक बेस्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स दिया और वो बेस्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कुरान की शक्ल में, वही की शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया और जिसको उन्होंने अपने सीरत नबी और सीरत मोहम्मदी की बदौलत उस सीरत तैयबा को एक रोल मॉडल बन के उन्होंने जिस तरह कायनात के सामने अपने आप को पेश किया, तो उसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो
कायनात के ज़रे ज़रे के लिए रहमत है, उनका मजाक उड़ाना, उनकी शान में गुस्ताखी करना, और वो भी फ्रांस के सदर की सतह पे, ये वो एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है जिसे किसी सूरत भी पाकिस्तान के अवाम और बैनुल अक़वामी सतह पे हर मुसलमान इसकी कतई इजाज़त नहीं दे सकता, और ना इस अमल को किसी तरह भी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दान ने पंजाब में 50 करोड़ रुपए की जो इब्तदाई फंड हैं, इस हवाले से रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप के इजरा का ऐलान किया है, और हर साल रब्बुल अव्वल में फंड्स में इजाफा भी किया जाएगा। ये स्कॉलरशिप देने का तरीकाकार बेसिकली क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, और ये कब तक अमल जो है ये शुरू हो जाएगा? देखिए, पंजाब की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं 9 यूनिवर्सिटीज़ में एक रहमतुल्लिल आलमीन चेयर कायम की जा रही है, और उस चेयर के अंदर जो तलबा तालबात हैं उनको ज़ाते अक़दस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रिसर्च और थीसिस पे फैसिलिटेशन दी जा रही है। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अपनी नौजवान नस्ल को बावर करवाने के लिए उनके ज़ाते अक़दस के साथ जुड़ा उसवा हुस्ना, उनके जो ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, और हर उस ज़रा जो कायनात का है उसके लिए जो उन्होंने एक चार्टर ऑफ प्लान बनाया था और उस पर अमल किया था, उसको उजागर करना और नौजवान नस्ल को रोशनास करवाना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीत इंसान किस तरह उनकी हयात तैयबा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और सीरत मुहम्मदी ही दुनिया आखिरत में वाहिद निजात का ज़रिया है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नौजवान हैं, उन नौजवानों को जब आप हयात तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाएंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो मगरब से उनका जो रुझान है वो अपने असल की तरफ वापस आएगा। बेशक रहमत आलम की जो ज़ात मुबारका है उसी के अंदर रहनुमाई है, उसी के अंदर हिदायत है और उसी के अंदर कामयाबी है। नौजवानों का चूँकि आपने जिक्र किया, हमारे मुल्क में 70% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस सारे अमल से हमारी यूथ के ऊपर क्या असर आप पड़ता देखती हैं, और मैसेज क्या है ख़ास तौर पर हमारी यूथ के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए? नौजवान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का 65% टोटल सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन में इनका हिस्सा है। तो जब हम 65% आबादी की बात करते हैं तो उसमें 52% जो है हमारी ख़वातीन हैं, हमारी बच्चियां हैं जो कल की माएँ हैं, और माँ ही बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो उसकी गोद है, और माँ की गोद से जो बच्चा तालीम और तरबियत लेता है वही उसको एक मुकम्मल इंसान बनाने का बायस बनती है, वो पहली यूनिवर्सिटी। लिहाजा अच्छा ज़रूरी है कि हम अपनी तलबा तालबात में इस सोच को उजागर करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ख़वातीन के लिए बायस रहमत थे, और उस जहालत के अंधेरों में जहाँ बेटियों को बोझ समझ के कत्ल कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उस माशरे में उन्होंने किस तरह जहालत के अंधेरों में इल्म की शमा को रोशन किया। और आज की ख़वातीन स्पेशली बच्चियां हमारी एजुकेशन लें, आगे बढ़ें और मर्दों के शाना बशाना वो काम करें ताकि माशरे के अंदर तवाज़न लाया जा सके। और मुश्किल तरीन सूरत हाल में जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तजारत पेशा खातून होते हुए तजारत से सरमाया इकट्ठा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग के लिए दिया करती थी, और इस्लाम की तशहीर और तबलीग में उनका कलीदी किरदार था। आज की औरत को भी बाख्तियार बनना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है
और इस्लाम के हकीकी तसव्वुर को आम करने के लिए अपने नौजवान नस्ल की तरबियत में अपना रोल अदा करना है, एक माँ की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, सही, एक बीवी की हैसियत से और एक बेटी की हैसियत से। और यही वो एक मुसलसल अमल है जो हमारे माशरे के हद्दो हाल को बदल सकता है और पाकिस्तान को रियासत मदीना की वो जो ख्वाब जो है उसको हकीकत का रूप दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से अपडेट भी किया क्या सूरत हाल है, और नो डाउट ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो बातें की आपने हफ्ता शान रहमतुल आलमीन के हवाले से बिल्कुल, और इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे पास बच्चों के आलमी दिन के हवाले से भी कुछ बातें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं हम आज के सबसे अहम मौजू की। मुझे लगता है कि आज का सबसे अहम मौजू है, आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन का बुनियादी तौर पे जो मकसद है वो बच्चों के हवाले से उनकी जिस्मानी सेहत, उनकी जहनी सेहत और जो महरूमियाँ हैं बच्चों की, उनके हवाले से जो आगाही है उसको उजागर करना है। बिल्कुल, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ये दिन मनाया जा रहा है। बच्चों की तालीम हो, सेहत हो, तफरीह और जहनी तरबियत से मुतल्लिक शऊर उजागर करने के लिए आज का दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में बात कीजिए तो इस वक्त 8 करोड़ बच्चे आबादी का ऐसा है जिसमें सिर्फ 20 फीसद जो बच्चे हैं वो मुनासिब बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तक रसाई रखते हैं, जबकि 80% जो बच्चे हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। और जब बात की जाए तो 44% के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर है। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार है, जबकि रोज़ाना 10 से ज़ायद बच्चे जिनसी जो तशद्दुद है या इस्तेहसाल है उसका निशाना उन्हें बनाया जाता है। बहुत बड़ा ये नंबर है और स्टंटेड ग्रोथ के बहुत ज़ायल हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर बच्चों के जहनों को, बच्चों के जिस्मों को ग़िज़ा नहीं मिलती, वो ग्रो नहीं कर पाते, बहुत बड़ा मसला है। और दीगर भी कई यहाँ मसाइल हैं। इस वक्त माहिर अमराज़ अतफाल चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर दानिश अब्दुल अजीज साहब मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि वो इस सारे मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं और पाकिस्तान जैसे ममालिक को लेकर इस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये दिन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और जिन मसाइल की हमने निशानदेही की है, अगर हम इनके हल की जानिब जाना शुरू करें तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा? बिल्कुल, बड़ा अहम दिन है आज का, और जिस तरह हर साल इसका एक थीम होता है और इसका एक नज़रिया होता है, तो इस साल जो यूनिसेफ का जो नज़रिया और थीम है वो है कि इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, इन्वेस्ट इन योर चिल्ड्रन। तो अगर इसको हम रखें और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें या दुनिया के पर्सपेक्टिव बात करें, जिस तरह का पिछला साल हमारा जो कोविड के साथ गुजरा है, तो उससे रिलेटेड बात करें तो ये बहुत अहम बन जाता है कि हम बच्चों की नशो नुमा में बहुत अहम, हुकूमत का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, हेल्थ सिस्टम का भी रोल है, और कई इदारों इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि हमारे जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और वो आगे जाके हमारे लिए एक प्रॉस्परस पाकिस्तान बना सकें। सही। जो यूनिसेफ का कॉन्सेप्ट है उसी को लेकर अगर हम बात करते हैं तो बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसने बड़ा सफ़र किया पिछले कोविड की वजह से। कोविड इटसेल्फ इतना डेंजरस नहीं था बच्चों के लिए, जैसे हमारे पास जो डाटा अभी तक पाकिस्तान का और इंटरनेशनल डाटा जो भी आया है उसके मुताबिक यही हमें लगता है कि बच्चों में जो इन्फेक्टिविटी है या बच्चों में जो उसका लीथल रेशो है वो बहुत कम है, उसमें डेथ भी कम हुई है, एक्सपायरीज भी कम हुई है। बट बच्चे को एज अ होल जब उसने इन्वॉल्व किया तो वो बच्चे की, एक तो वो लॉकडाउन हो गए, बच्चे घर में बैठ गए, स्कूल जो है वो ऑनलाइन हो गए, तो वो जो इंटरेक्शन था बच्चों का स्कूल से और टीचर से और वो कम हो गया, वो कट डाउन हो गया। और इसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस में पेरेंट्स आ गए, उनकी भी वो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी परेशानी में। और डॉक्टर साहब, बच्चे ज़हनी तनाव का भी तो शिकार हुए इस सारी सूरत हाल में, खबरें देख के, रवैये देख के। बिल्कुल। आपकी फैमिली में कोई किसी को कोरोना हो जाता है तो सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल वही हालत बच्चों के साथ भी है। सो दैट मेंटल स्ट्रेस इज रियली कॉजिंग, सो दैट कोलैटरल डैमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर हम बात करें, रादर इन्फेक्शन की हम बात करें। इन्फेक्शन में बेशक जो एहतियात हम कर रहे हैं और जो SOPs हम फॉलो करते हैं कि मास्क आपने पहनना है प्रॉपर तरीके से, जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वही बच्चों के लिए। बट जो बैकग्राउंड में बच्चों की जो ग्रोथ है, जो मेंटल और साइकोलॉजिकल उनके ऊपर स्ट्रेस आ चुका है, उसको हम ज्यादा अगर हम फोकस करेंगे और बच्चों को हम कोशिश करें कि उनको क्वालिटी टाइम दिया जाए। की है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने साइकोलॉजिकल हेल्थ की भी बात की है। नॉर्मली पेरेंट्स का ज्यादातर कंसर्न बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे होता है और हम उसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जब हम कोरोना या क्वारंटीन इन तमाम मामलात की बात करें तो बच्चे जो मेंटली है वो भी काफी तरीके से
डिस्टर्ब भी रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ा है। इस हवाले से क्या सजेशंस देंगे आप पेरेंट्स को? बिल्कुल, सो अगेन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगर बच्चे की हम ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाए, सो दोनों चीज़ों पे आपने स्ट्रेस देना है, दोनों चीज़ों को आपने लेके चलना है साइड बाय साइड। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ न्यूट्रिशनल चीज़ें देख रहे हैं और बच्चों के इमोशंस को नहीं देख रहे, बच्चों की स्ट्रेस को नहीं देख रहे। सो वालिदैन का आ गया अब क्या वालिदैन अब घर पे हैं, बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप किस तरह कोप करते हैं बच्चों के साथ, किस तरह उनकी ऑनलाइन क्लासेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के उनको टाइम दे रहे हैं, उनके होमवर्क में उनके सारे जितनी चीज़ें जो उनको टास्क दिया जाता है उसमें कितना इन्वॉल्व है। फिर ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि जो बच्चे का टाइम, क्योंकि अब बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, जिसका पहले वो घूमना फिरना चल रहा था पार्क्स में जाके, उसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हमने पेरेंट्स में बच्चों पे लगाई हुई है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि घर में वो क्या एंटरटेनमेंट आप बच्चों को दे सकते हैं जिसमें उनकी फिजिकली भी वो फिट रहे और मेंटली भी फिट रहे। तो यूजुअली जो हमारा जो बेस्ट वे आउट होता है वो हम कहते हैं भाई बच्चों को कोई मीडिया पे कुछ टीवी पे कुछ दिखा दिया या टैबलेट यूज कर लिया उन्होंने या कोई उन्होंने स्क्रीन देख ली, तो दैट स्क्रीन इज नॉट गुड। उसको भी एक रिस्ट्रिक्ट करें, एक टाइम लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हम बेसिकली एक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि बच्चों को हम किस तरीके से उनकी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं, पेरेंट्स का आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र किया, लेकिन हमारी बहुत बड़ी तादाद है ख़ानदानों की और लोगों की जो ख़तरे गुर्बत से नीचे रहते हैं। उन लोगों तक शायद तो मीडिया की एक्सेस भी नहीं है, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। समहाउ अगर उन तक कोई मैसेज पहुंचे या उनके लिए सोसाइटी काम करे या हम लोग काम करें, तो उन बच्चों को जो ख़तरे गुर्बत से नीचे रहने वाले ख़ानदानों में पैदा होते हैं, खुराकी ज़रूरियात उनकी पूरी नहीं होती, उनके लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, उसमें जो रोल आता है हुकूमत पाकिस्तान का और NGOs का। सो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ इदारे इसमें काम कर रहे हैं और ये बहुत अलार्मिंग जो है, आपने जो डाटा इनिशियली प्रेजेंट किया था कि बहुत ज़्यादा हमारी जो बच्चों की तादाद है वो सतह जो एक नॉर्मल जो लिविंग जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग से काफ़ी नीचे है। ना सिर्फ उनको ग़िज़ा नहीं मिलती, बेसिक उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी उनको नहीं पूरी हो सकती। सो डेफिनेटली दैट्स अ बिग पार्ट और उसमें हमारा जो रोल है वो डिफरेंट इदारों का, आप एक जॉइंट कोलैबोरेशन के तहत हुकूमत और जितने भी इदारे हैं हुकूमत के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और स्टंटिंग जो ग्रोथ के हवाले से बात की जाए या हम उनकी बात करें कि उनको किस तरह उनको नशोनुमा देनी है मेंटली भी, क्योंकि वो फैक्टर तो हम छोड़ ही देते हैं उन बच्चों के लिए भी, वो भी एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। जो एक गरीब खानदान में बच्चा पैदा हुआ वो देख रहा है कि उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही है और वो कितनी मेहनत करके एक रोज़गार कमा रहे हैं, तो वो फैक्टर भी काउंट करते हैं। बट डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ा रोल है जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस से। तो इसके लिए डॉक्टर साहब वैसे तो आपके ताल्लुक चूंकि तिब से है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि कौमी सतह पे बच्चों को लेकर हमें एक पॉलिसी की ज़रूरत है हुकूमती सतह के ऊपर जो सिर्फ बच्चों के हवाले से हो? क्योंकि हम अगर नॉर्मली मीडिया को भी देखें या हुकूमती सतह पे भी देखें, बच्चों के लिए वक्त नहीं है। हम मीडिया पे भी कुछ नहीं लेके आते हैं, उनके लिए बहुत ही कम होता है। हुकूमती सतह पे कानून साजी भी नहीं है बच्चों के लिए। फिर आपको पता है मजदूरी कराई जाती है, भट्टा मजदूरी, तशद्दुद, स्कूल्स के अंदर बच्चों को जो मारने के वाकयात होते हैं, ज्यादती के वाकयात होते हैं। तो डू यू थिंक वी नीड अ कंप्लीट पॉलिसी लाइन फॉर दिस? बिल्कुल, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए और इसमें हुकूमत जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं हमारे हुकूमत के अंदर, उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि देयर मस्ट बी अ मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन, के एक अलग से उसके अंदर डिवोटेड पूरा एक टाइम हो जिसमें वो ना सिर्फ एजुकेशन देखें, ना सिर्फ बाकी तमाम चीज़ों को देखें। और जिस तरह की चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जी जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन की इस बात हो रही है कि इतने इंसिडेंट्स पिछले सालों में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो दैट्स अनदर इशू जिस पे हमें काफ़ी ज़बरदस्त हमें जो है वो पोर्ट्रे करना चाहिए अपना मैसेज मीडिया पे भी। और प्लस वी शुड यूज़ के दिस प्लेटफॉर्म कि हम हुकूमत के कहें कि जिस तरह वो पॉलिसीज तो बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है फिर से, तो दैट बिल्कुल, तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन आगाही इंपॉर्टेंट है, आगाही नहीं होगी स्कूल्स में पेरेंट्स को। ठीक है, इस दिन के हवाले से उन तमाम वालिदैन को आपको मैसेज देना चाहें, और अभी जो हमारे पास सिचुएशन है, जिस तरह हम बार बार कोरोना वबा को डिस्कस करें, इस सिचुएशन में बच्चों को एक पॉजिटिव या उनकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज लाना या उसको मेंटेन रखना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, और इसके लिए पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि स्ट्रेस ना लें चीज़ों का, और वो स्ट्रेस क्योंकि आप लेते हैं तो बच्चों को मुंतकिल होता है, तो दैट स्ट्रेस शुड बी
कि वो आप बच्चों से जब इंटरेक्ट करेंगे अच्छी तरीके से पॉजिटिवली और उनको अच्छा मैसेज देंगे तो डेफिनेटली बच्चा आहिस्ता आहिस्ता समझेगा इस चीज़ को और इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करेगा कि मास्क भी पहनना है, हमें देखना भी है, किस्सा लेके चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। तो वो बच्चे बड़े जल्दी पिक करते हैं, जल्दी लर्न कर जाते हैं। तो परेशान नहीं होना इस पर नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा हमने देखा कि स्पेशली बच्चों के अंदर वो मिस हो रही थी इन लास्ट पूरे साल में। वो लोग हॉस्पिटल के रुख नहीं कर रहे, लोग डिस्पेंसरीज नहीं जा रहे ताकि वो वैक्सीनेट करवा सकें। तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा के बच्चों को प्रोटेक्टिव गियर्स दे के आप अगर जा रहे हैं और वैक्सीन करवा रहे हैं तो उसमें कोई खतरा नहीं है, बल्कि वैक्सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि दूसरे जितने जरासीम है उससे बचे रहें। ठीक है डॉक्टर दानिश, असिस्टेंट प्रोफेसर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ थे और बड़े अहम मौजू के ऊपर बच्चों के हवाले से हमने बात की। माओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, खासतौर पे जहाँ पे मोर्टेलिटी इश्यूज हैं वहाँ पे जो माएँ हैं उनको ट्रेन किया जाए, ये बहुत अहम है। देन स्कूल में जितने भी लोग, खासतौर पे जो टीचर्स हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों की ग्रोथ में, उनको बेहतर करने के लिए। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। नाजरीन, वैसे तो मैं आपके लिए देसी और रिवायती खाने लेकर आती हूँ जो निहायत ही लजीज और म्यारी होते हैं, लेकिन आज मैं आई हूँ फास्ट फूड खाने, वो भी बर्गर फैक्ट्री। ये वो फैक्ट्री नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये रेस्टोरेंट का नाम है बर्गर फैक्ट्री। इनका एक मुनफरिद अंदाज है, वो है क्या, चले आए देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्गर फैक्ट्री के किचन में और हमारे साथ हैं शेफ़ नदीम। इनसे पूछते हैं आप क्या बना रहे हैं? जी, मैं लोडेड राइस बना रहा हूँ। इसमें हमारी स्पेशलिटी हमारा है लोडेड राइस है बर्गर फैक्ट्री के। लोडेड राइस की रेसिपी क्या है और बनाते कैसे हैं ये? इसमें हमारे वेजिटेबल राइस हैं और फ्राइज़ होते हैं, चिकन होता है, उसमें सॉसेज होती हैं और मसाले वगैरह होते हैं, यही ऐड होता है इसमें। चलें बना के दिखाएं, बनाते कैसे? ये आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की? ये वेजिटेबल है और मसाले इसमें ऐड करने हैं। वेजिटेबल में क्या क्या? वेजिटेबल में गाजर है और बंद गोभी है। बंद गोभी। हाँ जी। अभी काली मिर्च पिसी भी काली मिर्च डाली है, चिकन पाउडर और नमक डाला अभी। वो इसमें पाउडर में ही मिक्स था सारा। ये क्या ऐड किया आपने? ये अब हमने फूड कलर ऐड किया है इसमें, तो रंग चेंज करने के लिए इसका। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? ये इसमें पैन में राइस डालेंगे और मैंने चिकन कुक किया हुआ वो इसमें ऐड करेंगे, फिर सॉसेज और फ्राइज वगैरह ऐड करने हैं इसमें। वाओ, कलर तो इसका बड़ा अच्छा है। ये बीफ राइस है और इसमें हम बीफ ऐड करेंगे और फ्राइज ऐड करेंगे, उसके बाद सॉसेज हैं और एलोपिनोज ऐड करेंगे इसमें। जी नाजरीन, शेफ नदीम ने लोडेड राइस जो हैं ये बना के रख दिए हैं, ये अब इसकी गार्निश करेंगे और हम देखते हैं ये गार्निश करते कैसे हैं, और वो भी सर्व करने से पहले। आप मुझे बताएं आप क्या ऐड करेंगे और इसमें हमारी 4 सॉसेज हैं वो ऐड करेंगे और एलोपिनोज ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, ये अब रेडी हो गया? हाँ जी। इसके अलावा हमने ये चिकन में राइस बनाया था, लोडेड राइस और बर्गर बनाया है। इसके अलावा हमारे पास 3-4 बर्गर और हैं, वो चिकन चारकोल बर्गर है, उसमें ग्रिल बर्गर है और बीफ बर्गर है, कैमल बर्गर है हमारा। हमारे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने क्या ऑर्डर किया है? हमने यहाँ से लोडेड फ्राइज़ और लोडेड राइस ऑर्डर किए थे। अच्छा, तो आप कितनी देर से आ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 3-4 बार से लास्ट यहाँ पर डिफरेंट बर्गर्स और इस तरह फ्राइज़ वगैरह टेस्ट कर रहे हैं यहाँ के। सबसे ज़्यादा क्या ऑर्डर करते हैं यहाँ पे? इस बार ये फ्राइज़ वगैरह किए थे, वरना मोस्टली यहाँ से बर्गर वगैरह खाते हैं हम। आपको इस कैफ़े की खास बात क्या लगती है? यहाँ के खास बात तो ये है कि जो ये फ्राइज़ सर्व करते हैं उसके साथ जो ये पैन है वो साथ एज अ गिफ्ट सर्व करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बंदा घर में भी यूज़ कर सकता है। तो आपने क्या ऑर्डर किया आज? हमने लोडेड राइस और लोडेड फ्राइज़। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या खास बात लगती है यहाँ की? पहले हम हमेशा टेक अवे करते थे या कार सर्विस करते होते थे, मगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे इसका माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से अभी गरम गरम ये सर्व हुआ है, तो और लोडेड फ्राइज दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो मुझे तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा, यानी इट वाज एलियन टू मी बिफोर। अच्छा, और एक और ऊपर से ये चीज़ कि ये जो पैन है ये आप घर लेकर जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये फॉर फीमेल्स तो ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है कि आप खाओ भी और लेकर भी जाओ घर, अगले दिन जाकर आप इसमें ऑमलेट बनाओ। हमारे साथ मौजूद हैं बर्गर फैक्ट्री के ऑनर मुर्तज़ा साहब। इनसे पूछते हैं आपने ये जो ट्रेंड सेट किया है, आपको ये आइडिया कैसे आया?
जी बस ये आइडिया हम लोगों ने डिस्पोजेबल को जो है मतलब आप खाते और वेस्ट कर देते, तो हम लोग ये फ्राइंग पैन और जो हमारी डिश है, लोडेड राइस हो गए, लोडेड फ्राइज, हर चीज़ के साथ आपको कोई बर्तन साथ दे रहे हैं, तो ये एक तो आपके रीयूजेबल है, आपके बाद में इस्तेमाल में आ जाते हैं, तो आप इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल आपने खाया और उसी टाइम फेंक देना है, तो पेपर की भी वेस्टेज है। ये स्टील का फ्राइंग पैन है, प्लास्टिक की बकेट है, उसके बाद ग्लास है, उसमें आपकी चाय, कहवा, सूप, ये सारी चीज़ आप कोई जो चीज़ खाएंगे हमारे पास कोई ना कोई बर्तन आप साथ लेके जाएंगे। अच्छा, जैसे आप बर्तन भी जो हैं वो साथ दे देते हैं जिसमें खाया होता है, तो लोग सोचते हैं कि इनके रेट बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप मुझे बताएं कि रेट कैसे हैं, मुनासिब है या ज़्यादा रखे हैं? जी बिल्कुल, हमारी प्राइसेस जो है बहुत कंट्रोल्ड है। 100 रुपीज़ से 400 तक हमारी मेन्यू में मतलब प्राइसेस है, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आपके रेस्टोरेंट का नाम है बर्गर फैक्ट्री, तो आपके पास कितनी वैरायटी है बर्गर्स की? हमारे पास 5 किस्म के बर्गर्स है, जिसमें चिकन में हमारे 3 बर्गर है, ग्रिल्ड चिकन, फ्राइड चिकन, चिकन चारकोल, एक बीफ बर्गर है, फिर कैमल बर्गर है, और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में फ़िश लाएंगे। इसके साथ रैप स्टार्ट कर लिए हमने। हमारी सिग्नेचर डिश जो है वो लोडेड राइस है, और वो ही इस टाइम जो मतलब मेन अट्रैक्शन है वो राइस और बर्गर्स की है हमारी। आपने ये जो ट्रेंड सेट किया है बर्तन साथ देने का, तो इस पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स है और क्या कहते हैं वो, कमेंट क्या करते हैं? इसका माशाल्लाह ये जो हमने बर्तन का ट्रेंड साथ सेट किया, इसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है हमें, और अक्सर फैमिलीज आती है, 5-6 फैमिलीज आती है, तो मुख्तलिफ चाय लिए, किसी ने राइस लिए, किसी ने बर्गर्स लिए, तो सारे सामान एंड पे इकट्ठा कर लेते हैं और आपस में डिसाइड कर लेते हैं कौन क्या लेके जाएगा, किसके पास क्या जाता है। नाजरीन, बातें तो बहुत हो गई, अब मैं टेस्ट करूंगी इनका खाना, क्योंकि खुशबू बहुत ज़्यादा मज़ेदार आ रही है। नाजरीन, इस वक्त मैं बर्गर फैक्ट्री के रूफ टॉप पे हूँ। यहाँ हल्की हल्की सी ठंड है और गर्मा गर्म चिकन लोडेड राइस और बीफ लोडेड राइस और बर्गर मेरे सामने है। अब मैं इसको खाऊंगी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। नाजरीन, खाना खाने के बाद बर्तन भी मैं साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि इनकी ये ऑफ़र है, और अगर आप लोग भी यहाँ का व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो बर्गर फैक्ट्री ज़रूर विजिट करें। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है और उस हवाले से हमने आपकी मुलाकात रोज मारिया गिल से कराई, लेकिन अभी वो हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे और आज हमें वो बच्चों के लिए कुछ योगा की एक्सरसाइज, पेंडिंग योगा जो हमने छोड़ा था वो बताने वाले हैं। सो ओवर टू यू। वैसे ये एक्सरसाइज जितनी फ्लेक्सिबल है, मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत टाइम चाहिए होगा, बट स्टिल क्योंकि शी इज अ चैंपियन एंड अब वैसे पूछना बनता है अगर उन तक आवाज पहुंचे कि कैसे कर लेती है। ऐसे बच्चों के अंदर नॉर्मली मतलब हम अगर उनकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात भी करें तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और इस एज में अगर बच्चे ऐसे ट्रेन हो जाएं तो दे कैन डू अ लॉट इस फील्ड के अंदर खास तौर पे। तो ये डिफरेंट पोस्चर्स है एक्चुअली जो कि हमें इस वक्त मारिया करके दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं उनको स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर चुकी हैं और हमने आपको बताया कि नेपाल में भी पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है। सो थैंक यू वेरी मच मारिया। कुछ पोस्टर्स हमने आपको दिखाए, आगे बढ़े के रिजल्ट्स बता देते हैं जी। पोल था हमारा, वो उसके कुछ रिजल्ट्स आपके साथ हम टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं ताकि आपको भी पता चले। जी हमारा पोल था कि कोरोना के बढ़ते केसेस क्या ऑपोजिशन को अपने जलसे मुलतवी कर देने चाहिए। 68% लोग कहते हैं हाँ जी मुलतवी कर देनी चाहिए, जबकि 26% कहते हैं नहीं और 6% कहते हैं पता नहीं। ये 26 और 6 वाले कौन है? वैसे वाहिद ही कोई हम कौम है या मुल्क है जिस जानिब हम कोरोना सुबह शाम लोगों को डरा रहे हैं, बचा रहे हैं, शादियों की तकरीबात पे ना उस पाबंदियां लगा रहे हैं, दूसरी जानिब जलसे भी किए जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स सारी जिंदगी होती रहेगी, एक शख्स की है किसी भी चीज से, तो प्लीज इसके हवाले से बहुत जरूरी है हम एहतियात करें। और अब बात करते हैं हम अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी साहब की, जिनकी आज 104वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हाल, तुलू गुरूब, सैलाब गर्दाब, सन्नाटा, बाजार और कई ऐसे अफसाने हैं जिन्होंने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिला, सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। हज़ारों गज़लों और शेरों के खालिक हैं और दुनिया में जब तक रहे अपने फ़न से दुनिया को रोशनास कराया। 2006 में हमें छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए। हमारी उनके लिए दुआ भी है और आज उनको सालगिरह की बेस्ट विशेस भी हैं। आज फैज़ अहमद फैज़ साहब को भी हमने याद किया, अहमद नदीम कासमी को भी याद किया। आज का शो हमारा उम्मीद करते हैं
हैं कि आपको भी पसंद आया होगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को लाइव शो में, लेकिन हमारा बेस्ट ऑफ होता है सैटरडे संडे को, वो आप देख सकते हैं। लेकिन फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है, और वो है एक्सप्रेसो और ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी लाइव शो में मंडे को। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय योर वीकेंड। बाय। हैव अ नाइस वीकेंड।